Bismillahirrahmanirrahim. This is Vikas Iqbal. I'm your mentor for Pakistan affairs, current affairs, international relations, and international law. You people have already watched me in the videos of Study River. You people have already watched my videos at my YouTube channel, Vikas Iqbal the Mentor. You people have already watched me in other video interviews of tracks. Today, I am going to discuss the Pakistan Affairs paper, which recently surfaced in the special CSS exam, which began from 12th October and ended within October. आप सब लोगों को मैं एक बात बताता चलूं, इस वक्त जिन लोगों ने CSS 2024 का एग्जाम देना है, उनके लिए स्पेशल CSS का ये एग्जाम जो हो गया है, वो एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। क्योंकि अब जो सवाल इसमें आ गए हैं, आप आजकल कर रहे हैं रिटन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप इनकी रिटन प्रैक्टिस कर लें, मॉक टेस्ट दे लें, ये जो ओरिजिनल पेपर्स आए हैं CSS स्पेशल में। इससे ये होगा कि अगर आपने अपने क्या कहते हैं 2024 में अपीयर होना है और अच्छी तैयारी के साथ जाना है, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और असेसमेंट भी हो जाएगी। और अगर यही सवाल रिपीट हो रहे हुए 2024 में, तो फिर क्या होगा कि आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्लस ये कि आप अब इन सवालों के अलावा तैयारी करें, पाकिस्तान अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की और हर पेपर की जो इसके अंदर टॉपिक्स CSS पूरे स्पेशल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पाकिस्तान अफेयर्स CSS स्पेशल 2023 का पेपर। मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर में एक एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। राइट, तो ये पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्टिव पार्ट है जो कि CSS 2023 स्पेशल एग्जाम में लिया गया। ऊपर 2-3 MCQs भी नजर आ रहे हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सब्जेक्टिव पार्ट का पहला क्वेश्चन है, ये क्या कहता है? ये कहता है डिस्कस द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, फुल स्टॉप। देखें, अरबी में कहा जाता है अल सवालुल निस्फुल जवाब, यानी सवाल के अंदर आधा जवाब छुपा हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना आ जाती है और आपको पता लग जाता है कि वो आपसे एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, तो आपकी आधी मुश्किल वहीं आसान हो जाती है। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, डिस्कस द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। यहाँ पहली डायरेक्शन एग्जामिनर ने आपको दी है कि आपने क्या डिस्कस करना है। नंबर 1 कि किस तरह मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की तरफ गए, ये डिमांड रेज की, इसको एक्सेप्ट करवाया। और दूसरा, फिर जब ये करवा लिया तो इसकी डेवलपमेंट्स फर्दर क्या हैं, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस और इसकी ग्रोथ किस तरह से हुई। कैन इट बी टर्म्ड टू बी द हार्बिंगर ऑफ द आइडिया ऑफ ए सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। क्या अब एग्जामिनर आपसे आपका ओपिनियन जान रहा है? इधर आपने ये नहीं लिखना आई थिंक, थर्ड पर्सन में लिखना होता है, लेकिन देना अपना ही ओपिनियन होता है। क्या आपकी नजर में ये जो डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट आपने ट्रेस आउट की है, इसको हम हार्बिंगर ऑफ द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स कंसीडर कर सकते हैं, यानी इसको हम बारिश का पहला कतरा मान सकते हैं उस अजीम मकसद के लिए जिसके लिए मुसलमाना ने हिंद के लिए एक अलग वतन की जो है कोशिश की गई और वो फिर हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इसकी डेवलपमेंट को ट्रेस आउट कैसे करना है। बहुत सिंपल है। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का पहली दफा जो डिमांड सामने आई वो शिमला डेपुटेशन में आई। उसके बाद फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई, फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, फिर चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, फिर लखनऊ पैक्ट में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसके साथ एग्री किया। फिर जब पार्ट ऑफ वेज हुआ, यानी राहें जुदा हो गई, उसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ही कैटेगोरिकल डिफरेंस था। खैर,
इन शॉर्ट बात ये है कि पॉलिटिकल फॉर्मेट के अंदर अगर रिफॉर्म्स की फॉर्म में टू नेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देखनी है तो वो है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का सामने आना, इसका ब्रिटिशर्स की तरफ से एक्सेप्ट होना और फिर इसका आगे की तमाम रिफॉर्म्स में शामिल रहना। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज एन ओपिनियन दैट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स हैंडेड ओवर to the provinces in 18th amendment. There is an opinion that some of the subjects handed over to the provinces in 18th amendment should be handed over back to the center. Do you agree? If yes, then what subjects and why? If not, then why? यानी वो ये कह रहा है कि देखिए 18th अमेंडमेंट पे पास हुई 2010 में और 2011 से इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया, यानी एनफोर्समेंट हो गई। 18th अमेंडमेंट एक बहुत ह्यूज अमेंडमेंट है जिसने हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को एक किस्म का ओवरहॉल कर दिया। 100 प्लस आर्टिकल्स इसके जरिए चेंज हुए हैं और 40 मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट से शिफ्ट होकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मिल गए। इन शॉर्ट बात यह है कि 23 मार्च 1940 से लेकर के पाकिस्तान बनने तक और फिर 1947 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन और फिर ये जो ईस्ट वेस्ट डिवाइड यानी जो बंगाली हमारे भाई थे उनके जो कंसर्न्स रहते थे और फिर अनफॉर्चुनेटली डिबेकल ऑफ ढाका हुआ, इस सारे के गिर्द और जो छोटे प्रोविंसेस हैं उनका जो एक शिकवा रहता था बिग ब्रदर सिंड्रोम का बड़े प्रोविंस पंजाब से, वो सब के सब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड थी। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द प्रोविंसेस वाज बीइंग एड्रेस्ड एंड एनफोर्स्ड थ्रू 18th अमेंडमेंट सिंस 2010। अब 2010 से लेके 2010 से लेके अब तक तकरीबन कोई 12-13 साल गुजर गए हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट या रिफॉर्म्स या लॉज की इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट चेक करने के लिए 10 साल एक बेहतर अरसा होता है। तो इसलिए बहुत सारी डिबेट चल रही है कि कुछ सूबे, कुछ सब्जेक्ट्स यानी कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ एरियाज में बेहतर काम नहीं कर पाए तो उनको वापस सेंटर की तरफ भेज देना चाहिए। तो इसमें आपको एग्जामिनर जिसमें आपको एग्जामिनर ने फुल रूम दिया है। क्या रूम दिया है कि यानी आप उसके हक में भी बात कर सकते हैं, यानी आप इस बात से अग्रीड हैं कि अपना क्या कहते हैं यहाँ पे शामिल होना चाहिए, सूबों से कुछ सब्जेक्ट्स वापस मिल जाने चाहिए मरकज को, और आपको उसने ये ऑप्शन भी दे दिया कि नहीं, आप इसी 18th अमेंडमेंट में इसी के हक में दलाइल दें, नई सूबे और भी बेहतरी आगे जाके ले आएंगे। इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस और उसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो आपको कोई एक साइड चूज करनी है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये साइड चूज करूं कि यस कुछ सब्जेक्ट्स वापस मिल जाने चाहिए सेंटर को, तो मैं कहूंगा यस इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट सूबों से वापस सेंटर को मिल जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल एरिना में जो भी क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें आपकी फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है बहुत मैटर करती है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट करना होता है। तो अगर ये सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा तो एक सिंगल पॉलिसी जो है वो अच्छे तरीके से एनफोर्स हो सकेगी और हम इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज जो ड्राइव है उसका एक बेहतर पार्ट हिस्सा बन सकेंगे। अच्छा आगे चलते हैं। डिस्कस द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, फुल स्टॉप। यानी यहाँ पहले उसने डायरेक्शन दे दी, डिस्कस द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जहाँ पे वाकया है, हम साउथ एशिया में भी हैं क्योंकि हमारा बॉर्डर इंडिया के साथ भी है और चाइना के साथ भी लगता है, और फिर अगर हम अफगानिस्तान को देखें और हम ईरान को देखें तो हम साउथ वेस्ट एशिया को भी कनेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की, हमारी साहिली पट्टी की, हमारी बंदरगाहों की, हमारे बॉर्डर्स की, हमारी लोकेशन की मिलिट्री एतबार से और इकोनॉमिक अंदाज से क्या अहमियत है, मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वाई पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक
इम्पोर्टेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है सबके लिए, और मिलिटरीली किस तरह से, और फिर पॉलिटिकली क्या है, ये बताना है। फिर डू यू अग्री दैट इट हैज ग्रेटली अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। अब वो यहां से आपसे क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में फिर आपका ओपिनियन मांग रहा है, एक मौकफ पर, एक ऑलरेडी अवेलेबल थॉट पर, कि क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में सियासी और समाजी जो तरक्की है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है हमारे इदारों की इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। अब यहाँ वो बेसिकली इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि जो ग्रेट पावर्स होती हैं, सुपर पावर्स होती हैं, उनकी जो बिग मूव्स होती हैं, मैनूवर्स होती हैं, ग्रेट गेम उसे कहा जाता है, हम ऐसी जगह वाकया हैं कि जो भी साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया के लिए मैनूवर होएगी किसी भी सुपर पावर की, हाँ उसे हमारी जरूरत पड़ेगी, और हम तो फिर बीच में से अपनी लोकेशन तो नहीं खुद चेंज कर सकते। तो इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने समहाउ हमें, चाहे हम किसी भी सुपर पावर के साथ थे, उससे हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं दिया, बल्कि हमें इफेक्ट यानी नेगेटिवली मुतासर ज्यादा किया है। बेसिकली वो आपसे ये पूछ रहा है, और ये भी पूछ रहा है कि क्या आप एग्री करते हैं, यानी अगर आप एग्री करते हैं तो आप इसके हक में दलाइल देंगे, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप डिसएग्री में भी दलाइल दे सकते हैं, क्योंकि ये डिस्कस करने का उसने कहा है, राइट। बट आपको एक अच्छे लॉयर की तरह आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। अच्छा जी, फिर है क्वेश्चन 5 है, व्हेन सर्टेन एथनिक ग्रुप्स फील लेफ्ट आउट इन सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इट लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, फुल स्टॉप। अब यहाँ उसने एक पढ़ी लिखी, एक अंडरस्टूड, एक समझी हुई, कॉन्सेप्चुअली स्टैब्लिश्ड, रिसर्च वाइज एस्टैब्लिश्ड बात कह दी है कि जब इकोनॉमिक और सोशल जो डेवलपमेंट या ट्रांजैक्शंस हो रही थी एक स्टेट में, उसमें एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को पीछे रखा जाता है, उसको पूरा फायदा या उसका जो ड्यू बनता है नहीं लेने दिया जाता, तो फिर ये पॉलिटिकल सिस्टम के कोलैप्स की तरफ चीज ले जाती है। ये उसने पहले एक आपके लिए बैकग्राउंडर किस्म का ओपिनियन फिक्स कर दिया है इस क्वेश्चन में। अब वो क्या कहता है, क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है, डिस्कस दिस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो वो कह रहा है कि आप बताएं कि जो बंगाली एथनिक ग्रुप था वो क्यों अपने आप को एट डिसएडवांटेज साइड समझता था, वो क्यों अपने आप को वो अंडर एस्टिमेटेड समझता था, महरूम समझता था, सोशल साइड पे भी और इकोनॉमिक साइड पे भी और बाद में पॉलिटिकल साइड पे भी। और ये वो बंगाली हैं जिन्होंने असल में तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा लिया था, और जो मौजूदा पाकिस्तान है यहाँ पे तो लाहौर और कराची दो ही शहर एक्टिव थे पाकिस्तान मूवमेंट जो ब्रिटिश इंडिया में चली थी। तो जो जिन्होंने इतने ज़ौक और शौक और प्यार से और अपना खून देके और कुर्बानियां देके पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुतनफर क्यों होते चले गए, वो कौन से फैक्टर्स थे, हकाइक थे। आपने ये स्टोरी नरेट कर देनी है, इधर कोई चीज एंटी स्टेट नहीं जाएगी, ये एक माजी की चीज है और बैड एपिसोड है, और इस पे आप लिख सकते हैं, बट आपको सिविलाइज्ड वे में लिखना है। आपको हमारे यहाँ जो मीडिया में टॉक शोज में भक्कड़पन चलता है उस तरीके से नहीं लिखना। अगर आप चाहते हैं कि सिविलाइज्ड वे में कैसे लिखा जाए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू फेसबुक, माई नेम इज वकास इकबाल। अच्छा जी, फिर है elite capture of the policy making framework has adversely impacted economic development in Pakistan, comma sorry full stop discuss। अच्छा, ये जो टर्म है ना elite capture, इस टर्म को समझने की जरूरत है। डॉक्टर मोहित पीरजादा जो वीलॉग्स आजकल करते हैं, अमेरिका चले गए हैं, वो अक्सर इस टर्म का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं अपने व्लॉग्स में, और भी लोग करते हैं। इसमें एक कैपिटलिस्ट एलीट है, एक फ्यूडल एलीट है, और आपकी ब्यूरोक्रेटिक एलीट है। ब्यूरोक्रेटिक एलीट में सिविल और मिलिट्री दोनों ब्यूरोक्रेसी आ जाती हैं। तो इन सबको कंबाइन कर लें तो ये आपकी स्टेट की, कंट्री की नेशनल एलीट बन जाती है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बेस्ट ऑफ पोटेंशियल, बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होने के बावजूद
हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पूरे डिविडेंड्स नहीं ले पा रहे, मिडिल क्लास ग्रो नहीं कर पा रही, मिडिल क्लास बुरी तरीके से सैंडविच्ड है, राइट। तो उसके बारे में कहा जाता है कि सॉरी उसके बारे में कहा जाता है कि ये इलीट कैप्चर है, कि एलीट अपने इंटरेस्ट को सर्व करती रहती है पॉलिसीज बना के, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा भी जैसी भी होती है, मोटरवे बन रहे हैं, कोई भी चीज बनी है, ये फायदा सिर्फ एलीट को जा रहा होता है। जो बाकी 90% पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिविडेंड्स नहीं मिल पा रहे होते। तो वो कह रहे हैं कि जी इस चीज को आप डिस्कस करें। डिस्कस मीन इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालें। अब आपने अगर पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टॉपिक तैयार किया हुआ है, या जो भी आपने 1947 के बाद की डेवलपमेंट्स को स्टडी किया है, तो उसको आपने सोशियो इकोनॉमिकली एनालाइज किया है डेवलपमेंट के फॉर्म में, तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे, अदरवाइज यू आर अबाउट टू स्किप दैट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट पॉलिसी ऑप्शंस should Pakistan exercise to effectively address its vulnerability to the phenomenon of global warming? अच्छा, अब देखें, ग्लोबल वार्मिंग एक इंटरनेशनल फिनोमेना है और क्लाइमेट चेंज का ये हिस्सा है, और हम भी उससे अफेक्ट हो रहे हैं, और भी दूसरी जो है ना स्टेट्स अफेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ उसने आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है कि पाकिस्तान को अपनी कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के एडवर्स अफेक्ट से कम अफेक्ट हों, उनके एडवर्स इफेक्ट से कम अफेक्ट हों, यानी हम उससे बच सकें, हम उसके बुरे असरात से बच सकें। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लॉन्च करें जो फेज वाइज चले, और ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं जो हमारी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स को और ग्लोबल वार्मिंग के कंसर्न को एड्रेस कर सके। हमने पॉलिसी रिकमेंडेशन करनी है, ये बात याद रखिए। और पॉलिसी रिकमेंडेशन आप तभी कर सकेंगे जब आपने पहले कोई, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग पॉलिसी है पाकिस्तान की रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, वो पढ़ी हुई होगी। इसके लिए पूरी पॉलिसी ब्रीफ या डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप जब पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट से, मिनिस्ट्री से, तो उसकी एग्जेक्टिव समरी पढ़ लें, और अगर 20-25 पेजेस की है तो पूरी पढ़ लें, दैट्स इट। अच्छा जी, लास्ट है, गिव ए रेज्यूम ऑफ, रेज्यूम पता नहीं ये लफ्ज इसने कैसे लिख दिया, खैर, गिव ए रेज्यूमे ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड कमेंट एज टू व्हाई हैव वी नॉट बीन एबल टू कैपिटलाइज अपॉन दिस रिसोर्स बेस। अगेन इसमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डाटा चाहिए होगा, इसमें आपको एग्जैक्ट नाम पता होने चाहिए कि पाकिस्तान में कौन कौन से मिनरल्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, कितने हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं और कितने हमने एक्सप्लोर नहीं किए हुए। तो वो कह रहे हैं कि एक तो उसकी डिटेल दे दें कि व्हाट वी है, और फिर अगले हिस्से में वो कह रहा है कि ये भी बता दें कि हम अभी तक इनसे फायदा क्यों नहीं उठा सके, इनसे अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं बेहतर कर सके, उसकी कोई तो रीजन होगी। इन शॉर्ट ये आपसे पूछ रहा है कि बैड गवर्नेंस आपके यहाँ क्यों है, इन टर्म्स ऑफ दैट कि हम अपने पूरे मिनरल रिसोर्सेज को टैप नहीं कर पाते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ करंट अफेयर्स का पेपर जो CSS स्पेशल 2023 में आया है उसको डिस्कस करूंगा। आपके कोई भी क्यूरीज हैं, आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं इवेल्युएशन के लिए या मेरे सेशन को ज्वाइन करने के लिए, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी through Facebook, through commenting on this video, through following my channel. Till then, Allah Hafiz, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।